दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिससे लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप इन प्रश्नों के हल करने योग्य हो जाएंगे। टॉपिक है हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी साधारण विशेषताओं के बारे में। सबसे शुरुआत होती है हमारी सुधार की भावना को बल देने वाले कारक, अर्थात जो भारत के समाज में और जो भारत के धर्म है उनके अंदर सुधार करने की ऐसी कौन सी जरूरत आई जिसकी वजह से इनमें सुधार करना जरूरी हुआ। सबसे पहले बात करें 18वीं शताब्दी में। कहाँ? 18वीं शताब्दी में यूरोप में क्या है, एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी। क्या? यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी, जिसके फलस्वरूप जागृति के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। और ऐसा नहीं है कि केवल यूरोप में हुआ, ये पूरी दुनिया में एक साथ होता है। इस दौरान क्या होता है, तर्कवाद तथा अन्वेषणा। क्या क्या? तर्कवाद तथा अन्वेषणा की जो भावना है उसने यूरोपीय समाज को प्रगति दी। क्या? तर्कवाद और अन्वेषणा की जो भावना थी इसने यूरोपीय समाज को नई जागृति दी। भारत का एक नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग भी, अर्थात ऐसा वर्ग जो नया नया बन रहा था और क्या करता था, जो पाश्चात्य शिक्षा का अनुकरण करता था। ये इसमें भी क्या, तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से ये प्रभावित हुए बिना रह नहीं सका। अर्थात भारत की बात करें, भारत में एक ऐसा वर्ग था जो पाश्चात्य शिक्षाएं थी, अर्थात जो यूरोपियन शिक्षाएं थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता था, तो वह भी इससे दूर नहीं रह सका। इन पाश्चात्य शिक्षित भारतीयों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक और धार्मिक सुधार का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब तर्कवाद और नवचेतना के इस आधार पर परिवर्तन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण या फिर रेनेसा कहते हैं। तो रेनेसा की बात करें तो रेनेसा किसे कहेंगे, तो तर्कवाद और नवचेतना के आधार पर परिवर्तन की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण या फिर रेनेसा कहते हैं। अब बात करें पुनर्जागरण की, तो पुनर्जागरण की प्रक्रिया में पुरातन जो भी मान्यताएं हैं और विश्वास होते हैं उन पर प्रहार किए जाते हैं। अर्थात जो पुरानी मान्यताएं और हमारे विश्वास है उस पर प्रहार किए जाते हैं और विभिन्न कुरीतियों का परित्याग किया जाता है और नवज्ञान और नई मान्यताओं को अपनाने पे बल दिया जाता है। तो ये तो हमने एक प्रस्तावना जैसी चीज देखी। अब देखते हैं ब्रिटिश शासन का प्रभाव, कि इसकी वजह से जो हमारे सुधार आंदोलनों पे कैसे प्रभाव पड़ा। भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन के प्रभाव से, जो अंग्रेजों का उपनिवेशी शासन था, इसने क्या किया, आधुनिक भारतीय इतिहास के जो अत्यंत संवेदनशील चरण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के तले क्या, भारतीय समाज और संस्कृति में बहुत सारे व्यापक और बड़े बड़े परिवर्तन आए और वह अपनी जो परंपरागत जो छवि है इससे दूर हो गई। अंग्रेजों के पहले क्या, अंग्रेजों के पहले जितने भी बाह्य आक्रमणकारी भारत आए थे, या तो वो भारतीय समाज और संस्कृति में कोई दूरगामी प्रभाव नहीं डाल सके, या फिर यहीं की जो सभ्यता संस्कृति में वो समाहित हो गए। तो या तो उन्होंने कोई बहुत भयंकर बड़ा परिवर्तन नहीं किया, या फिर जैसे यहाँ की संस्कृति थी वो भी इसी संस्कृति में घुल मिल गए। लेकिन अंग्रेजों का भारत में आगमन ऐसे समय में हुआ जब यूरोप में आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति की बयार चल रही थी, अर्थात एक लहर चल रही थी और मानवतावाद, तर्कवाद, विज्ञान और वैज्ञानिक अन्वेषण अपनी महत्ता स्थापित किए करते जा रहे थे। तो उसी समय हमारे क्या है, भारत के अंदर जो यूरोपीय लोग थे, जितने भी जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ये सब भारत के अंदर आए। अब हम देखेंगे भारतीय दशाओं और रूढ़िवादिता के कारण कौन कौन से सुधार हुए उनके बारे में देखें। तो पहला आता हमारा धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ। क्या आता, भारत के अंदर कौन कौन सी धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ थी जिन्होंने सुधार को प्रेरणा दी। पहले बात करते हैं 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज क्या धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। क्या था, भारतीय समाज में क्या धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। हिंदू समाज के बुराइयों, बर्बरता और अंधविश्वास से ओतप्रोत था, अर्थात इतनी भरी हुई थी कि आप पूछ और मान भी नहीं पाओगे। पुरोहित समाज में क्या अपना महत्वपूर्ण स्थान बना के रखता था। पुरोहित जो पंडित लोग होते थे, ब्राह्मण लोग, ये क्या करते थे, समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना के रखते थे और जन सामान्य पर विभिन्न कर्मकांडों और निरर्थक जो धार्मिक कृत्य है इनकी सहायता से वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। कौन? ये पुरोहित लोग। अब इन्होंने क्या किया, शिक्षा, ज्ञान और धार्मिक क्रियाकलाप है उन पर अपना विशेषाधिकार बताया कि केवल ये अधिकार हमारा ही है
कि ज्ञान लेने का, शिक्षा लेने का और धार्मिक क्रियाकलाप करने का अधिकार केवल हमारा ही है। शादी कराएंगे तो पंडित कराएंगे, नाम निकालेंगे तो पंडित निकालेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कार्य थे जिसमें उन्होंने अपना विशेष अधिकार, एकाधिकार बताया तथा इनकी सहायता से जनसामान्य के मस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की उन्होंने चेष्टा या कोशिश की। किसने? पुरोहित वर्ग ने। तो ये भी क्या है, प्रेरित करते हैं सुधार करने की। फिर महिलाओं की दयनीय स्थिति, इसके बारे में देखें। भारतीय सामाजिक व्यवस्था क्या, भारतीय सामाजिक व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था भी इतनी ही दयनीय थी। समाज में सबसे निम्न स्थिति किसकी हुआ करती थी? महिलाओं की। लड़की का जन्म कोई अपशकुन माना जाता था, उसके विवाह को बोझ और वैधव्य मतलब विडोहुड को शाप माना जाता था। अर्थात उसके विवाह को बोझ माना जाता था, जो विधवा हो जाती थी लड़कियां उनको शाप माना जाता था, और जन्म को तो अपशकुन माना ही जाता था। जन्म के पश्चात बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी। बाल विवाह समाज की एक अन्य कुरीति व्याप्त थी। बहुविवाह की प्रथा समाज में व्याप्त थी। बंगाल में कुलीनवाद के अंतर्गत यहाँ तक कि वृद्ध व्यक्ति बेहद कम उम्र की लड़कियों से विवाह कर लिया करते थे। स्त्रियों का वैवाहिक जीवन भी अत्यंत दयनीय था और संघर्षपूर्ण हुआ करता था। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो यहाँ तक कि ऊंची जातियों में भी यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे बलपूर्वक पति की चिता के में जलने को बाध्य कर दिया जाता था, और इसे हम क्या कहते थे उस टाइम? सती प्रथा कहते थे। राजा राम मोहन राय ने इसे शास्त्र के आड़ में हत्या की संज्ञा दी थी कि शास्त्रों के आड़ में जो आप हत्या कर रहे हो महिलाओं की, तो ये एक तरह की हत्या है, ये कोई सती प्रथा नहीं है। सौभाग्यवश यदि कोई स्त्री इस क्रूर प्रथा से बच जाती थी तो उसे शेष जीवन अपमान के साथ, तिरस्कार के साथ, उत्पीड़न के साथ और दुख में बिताने के लिए बाध्य होकर रहना पड़ता था। अर्थात उसे बहुत ज्यादा दुखी किया जाता था। तो महिलाओं की ऐसी स्थिति थी उस टाइम पे। बात करें जातिगत भेदभाव की समस्या। जाति प्रथा भी समाज की एक महत्वपूर्ण बुराई हुआ करती थी। वर्ण या जाति का निर्धारण वैदिक कर्मकांडों के आधार पर होता था कि वैदिक कर्मकांडों में किसके कौन से कार्य लिखे गए हैं, उसके आधार पर जाति की परिभाषा दी जाती थी। इस जाति व्यवस्था में सबसे निचली सीढ़ी पर अनुसूचित जाति के लोग हुआ करते थे, जिन्हें समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था और उनको क्या माना जाता था? अछूत माना जाता था। इन अछूतों या अस्पृश्यों की संख्या पूरी हिंदू जनसंख्या का लगभग 20% हुआ करती थी। तो संख्या में भी ये कम नहीं हुआ करते थे। अस्पृश्य भेदभाव और अनेक प्रतिबंधों के शिकार हुआ करते थे। इस व्यवस्था ने समाज को कई वर्गों में और कई समूहों में बांट रखा था। तो समाज क्या कई वर्गों में बटा हुआ था। तो ये जातिगत भेदभाव की समस्या ने पूरे समाज को जकड़ा हुआ था, और आगे चल के यही व्यवस्था राष्ट्रीय एकीकरण और विकास में महत्वपूर्ण बाधा सिद्ध हुई। जो ये व्यवस्था बनी हुई थी कि ये शूद्र है, ये दलित है, ये एसटी है, तो ये व्यवस्था बनी हुई थी, यही व्यवस्था क्या आगे चल के जो हमारा एकीकरण हुआ और विकास, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है। यह भी देखा गया कि जातिगत चेतना विशेष रूप से विवाह के संबंध में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के बीच भी मौजूद थी। ऐसा नहीं था कि केवल और केवल हिंदुओं में थी, तो ये व्यवस्था हमारे और जो धर्म थे उनके अंदर भी व्याप्त हुआ करती थी, जिन्होंने अस्पृश्यता का भी अनुसरण किया। अर्थात ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में ही जो अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता थी, तो हमारे ईसाई, सिख और मुसलमानों में भी इस तरह की अस्पृश्यता और विवाह के तो नियम अलग ही हुआ करते थे, लेकिन कम उग्र रूप में होते थे। लेकिन जैसे जितना उग्र हमारे हिंदुओं में होते थे, उतना उग्र किसी भी धर्म में नहीं हुआ करते थे। इनमें होते तो थे लेकिन इतने उग्र नहीं हुआ करते थे। वर्ग चेतना ने धीरे धीरे नए संप्रदायों के लोगों को हिंदुओं से अलग करना शुरू कर दिया। अर्थात नए नए संप्रदाय बनने लगे, और ये संप्रदाय क्या करते थे? हिंदुओं से जो उनके लोगों को अलग करने लगे। बाद में धीरे धीरे हिंदू समाज की इस जाति व्यवस्था ने कई अन्य क्षेत्रों में विसंगतियां और कठिनाइयां पैदा की। अस्पृश्यता की कुरीति ने इस वर्ग को, लोगों को समाज से लगभग अलग ही कर दिया था। क्या कर दिया? लोगों को समाज से बिल्कुल अलग कर दिया। जो अस्पृश्यता की कुरीति थी इसने मानव सभ्यता की प्रतिष्ठा पर यह कुरीति एक शर्मनाक धब्बा रही थी। अर्थात जो हिंदू समाज में अस्पृश्यता, जो अनटचेबिलिटी थी, तो यह एक तरह का हमारे समाज पे एक तरह का धब्बा था। तो इससे क्या सुधारों की जरूरत महसूस हुई। फिर बात करें हम पाश्चात्य संस्कृति का विरोध। भारत में उपनिवेशी शासन की स्थापना के पश्चात देश में अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति के प्रसार के लिए सुनियोजित प्रयास किए गए। किसके लिए? अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति के प्रसार के लिए क्या किए गए?
सुनियोजित प्रयास किए गए। शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण ने भी लोगों के विचारों को प्रभावित किया। किसने? जैसे जैसे शहरों की स्थापना होने लगी, शहर बढ़ने लगे, गांव से लोग शहरों में आने लगे और शहर भी क्या आधुनिकीकरण की चपेट में आ गए। तो इस बात ने लोगों के विचारों को प्रभावित किया। इन नवीन विचारों के विक्षोभ में भारतीय संस्कृति में प्रसार की भावना उत्पन्न की और ज्ञान का प्रसार इससे हुआ। तो ये हम देख रहे हैं वो चीज़ें जिसने हमारे जो सामाजिक और जो धार्मिक सुधार है उनको प्रेरित किया। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी, तो कौन कौन सी कमियां थी जिससे हमारे सुधार की तरफ हम आगे बढ़े। फिर बात करें प्रबुद्ध भारतीयों में नवीन जागृति। आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति विदेशी व्यक्तियों को पराजित करने की चेतना ने, क्या विदेशी शक्तियां थी, इनको पराजित करने की चेतना ने जागृति की एक नई किरण फैलाई। धीरे धीरे जो चेतना थी ये जागृत होने लगी कि भारतीय सामाजिक संरचना और संस्कृति में दुर्बलता के कारण भारत जैसे विशाल देश कुछ मुट्ठी भर विदेशियों के हाथों में चला गया। तो भारत क्या है, विदेशियों कुछ मुट्ठी भर, ये 1 लाख या 2 लाख अंग्रेज थे जो क्या करते थे, भारत पर राज किया करते थे। ये कुछ ज़्यादा भी नहीं हुआ करते थे। तो ऐसा क्या कारण है जिस वजह से ये थोड़े से लोग भारत पर शासन कर रहे हैं? तो इस प्रकार की जागृति आती है हमारे लोगों में। यह भी महसूस किया जाने लगा कि भारतीय जो सभ्यता है इसकी दौड़ में काफ़ी पिछड़ गया है। भारत की सभ्यता क्या है, जो सभ्यता की दौड़ है इसमें काफ़ी पिछड़ गई है। इस सोच ने एक नए प्रतिक्रियावादी स्वरूप को जन्म दिया। इसी समय इसी समय क्या होता, कुछ पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बंगाली नवयुवकों ने इस सोच से अभिप्रेरित होकर भारत सभ्यता और विकास में काफ़ी पीछे छूटता जा रहा है। तो ये जो सोच है और भारतीय प्राचीन मान्यताओं और मूल्यों पर कुठाराघात किया। मांस और शराब के सेवन जैसे खान पान के पाश्चात्य तरीकों को अपना लिया। तो धीरे 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 करके जो हमारी प्राचीन मान्यता थी और मूल्य थे उनको क्या गलत तरह से प्रयास किया, उनको खराब करने का प्रयास किया। जो यहाँ के लोग शराब और मांस खाया नहीं करते थे, तो यहाँ क्या है लोगों ने मांस खाना और शराब पीना शुरू कर दिया। इससे वह अवश्य परिलक्षित होने लगा कि शायद भारतीय समाज अब सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन से के दौर से गुजरने वाला है। अतः समाज अब धीरे धीरे बदल रहा है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के उफान ने क्या किया, भारतीयों और भारत की जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं थी इनको भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और इन्हीं कारकों ने क्या किया, शीघ्र पुनर्जागरण की प्रक्रिया है इसके उद्भव और विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि हमें हमारे समाज और जो धर्म है इसमें काफी सारे सुधार करने। विभिन्न कारक जैसे कि हमारे राष्ट्रवादी भावना का विकास, नई आर्थिक शक्तियों के अभ्युदय, शिक्षा के प्रसार, आधुनिक पाश्चात्य मूल्यों संस्कृति के प्रभाव और विश्व समुदाय को सशक्त करने की सोच, इन सब ने क्या किया, सुधार या रिफॉर्म का जो मार्ग था इसको प्रशस्त किया, इसको हमारे रास्ते को साफ किया। भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार थे, इनकी जो प्रक्रिया शुरू हुई वह उपनिवेशी शासन की उपस्थिति का ही प्रभाव थी। अर्थात भारत पर जब अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया तो ये इसी वजह से जो हमारे सामाजिक और धार्मिक सुधार थे ये शुरू हुए माने जाते हैं। लेकिन कहीं भी उपनिवेशी शासकों ने इसको प्रारंभ नहीं किया था। प्रारंभ तो हमने खुद नहीं किया था। हमारे जो लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया। लेकिन ये शुरू किस वजह से हुआ, क्योंकि अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे। अब बात करते विचारात्मक आधार की। जो सुधार थे तो सुधार का सामाजिक और विचारात्मक आधार की बात करें, सबसे पहला आधार आता हमारा मध्यम वर्ग का आधार। भारत में जो सामाजिक धार्मिक परिवर्तन हुए इनका मुख्य सामाजिक आधार उभरता हुआ जो हमारा मध्यम वर्ग था और शिक्षित वर्ग था ये आता है। जो हमारा शिक्षित बौद्धिक वर्ग था ये था, जो परंपरागत रूप से शिक्षित और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त था। अर्थात जो हमारी परंपरागत शिक्षा उनके पास ये भी थी, साथ ही साथ पाश्चात्य शिक्षा भी थी, अर्थात दोनों शिक्षाएं उनके पास थी। किंतु पश्चिम में जन्मी तात्कालिक चेतना, बुर्जुआई मूल्य और पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त बुर्जुआ रहित सामाजिक आधार में महत्वपूर्ण टकराव था। आगे बात करें हम क्या कि 19वीं शताब्दी के जो बौद्धिक वर्ग था उसमें जो मुख्यतः यूरोप का मध्य वर्ग हुआ करता था। बौद्धिक वर्ग क्या था, ये यूरोप का मध्य वर्ग हुआ करता था। मानवतावाद और विज्ञानवाद के प्रसार से नई चेतना आई। इनकी वजह से क्या होता है, मानवतावाद और विज्ञानवाद के प्रसार से क्या होती है, उनमें नई चेतना आई तथा मध्यकालीन मूल्यों और प्रथाओं को, क्या मध्यकालीन मूल्यों और प्रथाओं को वर्तमान समय हेतु प्रासंगिक बनाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई उनके अंदर। और तब उन्होंने क्या किया, पुनर्जागरण और धर्म सुधार जैसी जो विचारधारा है इसका सहारा लिया और समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। क्या किया, समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। पुनर्जागरण और धर्म सुधार की प्रक्रिया में जिस वर्ग ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह कोई औद्योगिक या व्यापारी वर्ग नहीं था,
बल्कि वो क्या था, सरकारी कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति थे, शिक्षक थे, पत्रकार थे, वकील थे, चिकित्सक जैसे लोग हुआ करते थे, जिनके हित कहीं न कहीं एक दूसरे के समान थे। तो ऐसे हमारे जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, इन्होंने ही क्या है, जो ये सुधार है, इसको प्रेरित किया था। अब बात करें बौद्धिक कसौटी की, तो बौद्धिक कसौटी की बात करें हम, तो वे महत्वपूर्ण आधार जिन्होंने सुधार आंदोलनों को वैचारिक धरातल प्रदान किया, उनमें धार्मिक सार्वभौमिकता, मानववाद, तर्कवाद, ये सब चीजें थी। क्या क्या? धार्मिक सार्वभौमिकता, मानववाद और तर्कवाद प्रमुख था। सामाजिक प्रासंगिकता के औचित्य हेतु क्या तर्कवाद को प्रस्तुत किया गया। राजा राम मोहन राय का दृढ़ विश्वास था क्या, कि सभी धर्मों में विश्वास, एकता में आस्था, निर्गुण ईश्वर की उपासना, जाति प्रथा में भी क्या अविश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा। किसमें? इन सुधारों को करने में। उन्होंने प्राचीन विशेषज्ञों को उद्धृत किया। क्या किया? प्राचीन जो विशेषज्ञ थे उनको निकाल के लेके आए, जैसे हमारे जो वेद थे उनके अंदर जो विशेषज्ञ हुआ करते थे उनका संदर्भ लेके आए, तथा मानवीय तर्क शक्ति में आस्था प्रकट की उन्होंने, जो उनके विचारों से प्राच्य और पाश्चात्य किसी भी सिद्धांत की अंतिम कसौटी थी। अक्षय कुमार दत्त ने भी स्पष्ट किया कि जो तर्कवाद या हेतुवाद से हमारा मुख्य अभिप्राय तत्व है। उन्होंने बताया कि समस्त प्राकृतिक और सामाजिक मान्यताओं को प्राकृतिक और सामाजिक मान्यताओं को यांत्रिक प्रक्रिया की तरह समझना चाहिए और उन्हें विश्लेषित किया जाना चाहिए। यही तर्कवाद की एक निशानी होती है। उन्होंने मान्यताओं और विश्वासों का प्रतिफल था, यही क्या था, हमारे मान्यताओं और विश्वासों का प्रतिफल था। जहाँ एक और ब्रह्म समाज का ये मानना था, ब्रह्म समाज का ये मानना था कि कोई भी पुस्तक न तो ईश्वर है, न ही देवी देवता है। अर्थात जब हम पुस्तकों से देवी देवता और ईश्वर की अनुभूति लेते हैं, तो कोई भी ईश्वर न तो देवी देवता है, न ही पुस्तक कोई ईश्वर है। क्यों? क्योंकि कोई भी पुस्तक पूर्णतः त्रुटिविहीन हो ही नहीं सकती, चाहे वो धार्मिक पुस्तक ही क्यों न हो। क्यों? क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई गलती तो हो ही सकती है। वहीं दूसरी ओर जो अलीगढ़ आंदोलन था, कौन सा? दूसरी ओर अलीगढ़ आंदोलन में जोर दिया गया कि इस्लामिक शिक्षाओं की व्याख्या वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। अर्थात इस्लामिक जो शिक्षाएं, मुसलमानों को दी जाने वाली शिक्षाएं, वो कैसी होनी चाहिए? जो हमारा वर्तमान समाज है उसके अनुसार होनी चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम वर्ग की जो कुरीतियों पर कड़े प्रहार किए और उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में अप्रासंगिक बताया, अर्थात इन परिस्थितियों के योग्य नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में ये लागू नहीं हो सकती। कई अन्य बुद्धिजीवियों और चिंतकों ने भी धर्म और संस्कृति के परंपरागत स्वरूप को बदलने की पहल की थी और तथा सत्यता, प्रासंगिकता, तर्कवाद के आधार पर उन्हें पुनर्व्याख्यापित करने पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद ने भी क्या किया? धार्मिक विचार अत्यधिक जो प्रगतिशील और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप थे। तो स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचार भी कैसे थे? अत्यधिक प्रगतिशील थे और भारतीय जो परिस्थितियां थी उनके अनुरूप थे। उन्होंने भारतीय दर्शन और उनकी श्रेष्ठ परंपरा को सर्वोपरि घोषित किया। किन्होंने? ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। उन्होंने क्या किया? जो भारतीय दर्शन और उसकी श्रेष्ठ परंपरा है, तो उसको क्या किया? सर्वोपरि घोषित किया कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। इसी समय क्या विभिन्न जो वैज्ञानिक अन्वेषण थे और वैज्ञानिक तर्क थे, इनको भी चिंतकों ने अपने अवधारणाओं को पुष्ट करने का आधार बनाया। जैसे हमारे अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सकीय तर्कों के द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि बाल विवाह हानिकारक था। उन्होंने ये अक्षय कुमार दत्त ने ये बताया कि बाल विवाह ऐसा नहीं है कि कोई धर्म है या समाज की कुरीति है। तो उन्होंने चिकित्सकीय या फिर बायोलॉजिकली बताया कि इससे कौन कौन सी हानियाँ होती है, लड़कियों को कौन कौन से जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई अन्य मान्यताओं को भी विज्ञानवाद के आधार पर अप्रासंगिक सिद्ध करने की कोशिश की गई। यद्यपि इस काल में धर्म सुधारकों ने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया, किंतु उनका दृष्टिकोण किसी एक धर्म तक सीमित न रहकर सार्वभौमिक रहा था। अर्थात ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही धर्म में सुधार करने की कोशिश की, उन्होंने सभी धर्मों के अंदर कुछ न कुछ सुधार करने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के अलावा ईसाई धर्म के भी अनेक जो रीति रिवाज गलत थे उनको सार्वजनिक किया, उनको दुनिया को बताया कि भैया ऐसा नहीं कि भारत के अंदर ही समस्याएं हैं, ईसाई धर्म के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं, उनको भी ठीक किया जाना चाहिए। और ये किन्होंने बताया? राजा राम मोहन राय ने। उनका विश्वास था कि मूलतः सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं। सभी धर्म क्या करते हैं? एक ही शिक्षा देते हैं। उन्होंने क्या किया? सभी धर्मों की जो मौलिक एकता है उस पर बल दिया। एकेश्वरवाद का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। और ये आपको याद होना चाहिए, जो राजा राम मोहन राय का सिद्धांत कौन सा था? एकेश्वरवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया।
सर सैयद अहमद खान का मानना था कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, भले ही उनका तरीका अलग अलग हो। क्या, जो हमारे सर सैयद अहमद खान थे, ये मानते थे कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य तो एक ही है, भले ही क्या उनका तरीका अलग अलग हो सकता है। केशव चंद्र सेन के विचार भी इस संबंध में उदारवादी थे और उन्होंने कहा कि विश्व के सभी धर्म सच्चे हैं। कैसे हैं? विश्व के सारे धर्म सच्चे हैं। कौन कहते हैं? केशव चंद्र सेन। अंग्रेज सरकार के रवैये ने भी क्या किया? भारतीय समाज में सुधार आंदोलन को शुरू करने की प्रेरणा दी थी। किन्होंने? अंग्रेज सरकार के रवैयों ने। अंग्रेजों की जो आंतरिक मंशा थी कि भारतीय समाज के एक वर्ग को ऐसे पाश्चात्य रंग में रंग दिया जाए कि ब्रिटिश हितों की रक्षा कर सके। तो अंग्रेज तो ये चाहते थे कि भारतीयों को कुछ ऐसे भारतीय होने चाहिए जो पढ़े लिखे भी भारत अंग्रेजों के अनुसार होना चाहिए, उनको जो और अंग्रेजों की महिमा मंडन करने का उनका काम रहे। तो अंग्रेजी सरकार का रवैये की बात करें तो उनकी एक आंतरिक मंशा ये थी कि भारतीय समाज के एक वर्ग को ऐसे पाश्चात्य रंग में रंग दिया जाए जो क्या करे? ब्रिटिश हितों की रक्षा करे। अंग्रेज सरकारी अधिकारियों का एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे शारीरिक रूप से तो भारतीय हो लेकिन मानसिक रूप से कैसे होने चाहिए? वो अंग्रेज होने चाहिए। जो वो वर्ग कैसा हो? शारीरिक रूप से तो भारतीय हो लेकिन मानसिक रूप से वो अंग्रेज होने चाहिए। और इस मंशा के पीछे मुख्य बात थी कौन सी? कि भारत जैसे विशाल देश में प्रशासन के सफल संचालन के लिए अधिकारियों की किसी फौज की आवश्यकता थी, जो हमने बताया कि जो शारीरिक रूप से भारतीय हो और मानसिक रूप से अंग्रेज हो, ऐसी फौज की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए सभी पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त करना कठिन कार्य हुआ करता था। क्यों? क्योंकि भारत जैसे विशाल देश पे यदि राज करना है तो एक बहुत बड़ी जो कर्मचारी की फौज चाहिए, और वो कर्मचारी कैसे होने चाहिए? अंग्रेजों के प्रति वफादार होने चाहिए। फलतः वे चाहते थे कि भारतीय बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग तैयार होना चाहिए जो ब्रिटिश हितों का पक्ष पोषण करे, अर्थात ब्रिटिशों के हित में बात करे। तो वो खुद चाहते थे ये सुधार हो। जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, इनमें मानवीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कैसे मानवीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? इस बात को प्रमुखता से इंगित किया गया कि कोई भी परिवर्तन तभी उपयोगी होता है जब उससे क्या मानवीय कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसलिए इस आंदोलन में ऐसे पाखंडी जो धर्म कर्मकांड है उनको अनावश्यक बताया गया, जिससे कठिनाइयां अधिक होती हो और लाभ कम होता हो। तो जैसे पाखंडी कर्मकांड होते हैं उनको ऐसे कहा कि इनको मानने की जरूरत नहीं है, जिससे कठिनाइयां तो ज़्यादा होती हो और लाभ कम होता हो। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में क्या सामाजिक सुधारकों का अनेक अवसरों पर धार्मिक अगुवाओं ने से तीव्र टकराव हुआ। क्यों? क्योंकि सभी सुधार आंदोलन मुख्यतः धार्मिक आडंबर और कर्मकांडों की बुराई या भर्त्सना करते थे। अब हम बात करें सुधार आंदोलनों की धारा। किसकी? जो सुधार आंदोलन हुए थे उनकी धाराओं की बात करें तो उनकी दो धाराएं थी। दो धाराएं कौन कौन सी है देखें। सुधार आंदोलन की दो धाराओं की बात करें तो इन सुधार आंदोलनों को मोटे तौर पर दो श्रेणियां, मतलब एक तो सुधारवादी आंदोलन जैसे हमारे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, आर्य समाज, देवबंद आंदोलन जैसे पुनर्जागरणवादी आंदोलनों में बांटा गया। सुधारवादी और पुनर्जागरणवादी जो आंदोलन थे इनके बीच में केवल एक ही अंतर था, दो किए गए, एक तो सुधारवादी और दूसरे कौन से थे? पुनर्जागरणवादी। इन दोनों के बीच में एक ही अंतर था कि वे किस सीमा तक परंपरा और तर्क और चेतना पर निर्भर होते थे। तो इन्हीं आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। अब हम बात करें सामाजिक सुधार की दिशा किस तरह थी। जो सामाजिक सुधार किया जा रहा था उसकी दिशा किस तरफ थी? तो 19वीं शताब्दी के जो सुधार आंदोलन थे केवल धर्म तक ही सीमित नहीं रहे। जो सुधार आंदोलन थे ये कहते केवल धर्म तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अपितु इनका धर्म से ज्यादा प्रभाव सामाजिक क्षेत्र पर पड़ा। भारतीय समाज में कई ऐसी मान्यताएं और प्रथाएं विद्यमान थी जिनका आधार क्या है? अंधविश्वास और अज्ञान था। क्या भारतीय समाज में क्या बहुत सारी ऐसी मान्यताएं और प्रथाएं थी जो क्या था? जिनका आधार क्या था? अंधविश्वास और अज्ञान था। इनमें से कई प्रथाएं अत्यंत क्रूर और अमानवीय थी। ऐसी प्रथाओं की बात करें जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या, तो ये ऐसी प्रथाएं थी जो क्रूर भी थी और अमानवीय भी थी। समाज में अशिक्षा और घोर अंधविश्वास व्याप्त था। पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा अन्याय और असमानता पर आधारित था। अर्थात जो हमारे वर्णों की बात करें तो ये अन्याय और असमानता पर आधारित था। ब्रिटिश शासन से पहले भारत का सामाजिक स्वरूप अपरिवर्तनशील और स्थिर था। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो भारतीय समाज में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना तो हो रहा था, न ही परिवर्तन करने का कोई प्रयास किया जा रहा था। न ही कोई परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा था। गांव कैसे थे? गांव आत्मनिर्भर थे। जितने भी गांव थे वो सब कैसे थे? गांव आत्मनिर्भर थे और संकुचित दायरे में सिमटे हुए थे।
सामाजिक व्यवस्था में वर्ण और जाति प्रथा क्या अत्यंत सुदृढ़ हो चुकी थी। मतलब रोम रोम में बसी हुई थी जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था। संपूर्ण सामाजिक क्रियाकलापों का निर्धारण जाति के आधार पर ही होता था। ब्रिटिश राज की स्थापना के पश्चात पाश्चात्य जो सभ्यता थी और संस्कृति थे, इसका प्रचार प्रसार हुआ, जिससे लोगों में क्या हुई, नव जागृति आई। क्या हुई, नई जागृति आती है। और किसकी वजह से आती है, अंग्रेजों के आने के कारण। आगे बात करें, ब्रिटिश आधिपत्य ने भारत के खोखलेपन और फूट को उजागर कर दिया। जो अंग्रेज हमारे पे राज करने आए, तो इससे हमारे भारत के जो खोखलापन था, फूट थी कि हमारी जातियों में, लोगों में किस तरह की फूट है, इसको उजागर किया। इसके बाद चिंतनशील और बुद्धिजीवी भारतीयों ने क्या, चिंतनशील और बुद्धिजीवी भारतीयों ने समाज की कुरीतियों और त्रुटियों को सार्वजनिक किया, अर्थात सब लोगों को बताया और उन्हें दूर करने के प्रयत्न किए। उनको क्या किया, दूर करने की कोशिश की। वे पश्चिमी मानववाद, तर्कवाद, राष्ट्रवाद और विज्ञानवाद से गहरे प्रभावित होते हैं। इन बुद्धिजीवियों ने पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन किया और उनकी कमियों को सबको बताया। पक्षपातपूर्ण अंग्रेजी जो व्यापारिक नीतियां थी, इनके फलस्वरूप क्या, नए नए बिचौलिए और व्यापारी वर्ग का एक ऐसा वर्ग तैयार होता है। व्यापारियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसमें अंग्रेजों के संपर्क के कारण पाश्चात्य विचारों का प्रसार होता है। अर्थात वो अंग्रेजों से मिलते जुलते थे, इस वजह से उनके पास पाश्चात्य विचार आते हैं। अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों की शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बनाए जाने से क्या, अंग्रेजों को अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाएगा। कैसा, जो भी अनिवार्य, तो उससे एक ऐसे वर्ग का उदय होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे मेकाले के मिनट्स आते हैं, तो उसमें क्या है, अंग्रेजी को एक मूल 10 के बाद अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया। तो इससे क्या, एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसमें अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया, अर्थात जो अंग्रेजी साहित्य था उसका अध्ययन किया और भारतीय समाज और संस्कृति की जो कमियां हैं उसका पता लगाया। हालांकि भारत में आधुनिक ढंग की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास इत्यादि के प्रकाशन का श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है। अंग्रेजों के आने से पहले ये हमारे पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास, पुस्तकें ये नहीं छपती थी, लेकिन उनके बाद क्या, प्रेस के विकास में वैचारिक आदान प्रदान में तेजी आई। क्या, प्रेस के विकास से क्या हुआ, वैचारिक आदान प्रदान में तेजी आती है। 1853 के बाद क्या होता है, 1853 के बाद रेलवे के विकास ने क्या 1853 के बाद रेलवे के विकास ने इस दिशा में और भी ज़्यादा सहयोग किया। रेल की वजह से क्या है, लोगों में सामाजिक गतिशीलता आती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ईसाई मिशनरियों ने भारतीय समाज में अनेक जो बुराइयां हैं और अमानवीय प्रथाएं हैं उनकी भर्त्सना, ये बुराई की। इससे क्या होता है, फलता है इस और भी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। समाज के जो दृष्टिकोण है उसमें भी जो सरकार है, सरकार के दृष्टिकोण में ने भी समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ करने की प्रेरणा दी। वे क्या करते हैं, भारतीय समाज में परिवर्तन करके, ये क्या करती, समाज सरकार क्या करती थी, भारतीय समाज में परिवर्तन करके उससे पश्चिमी समाज के अनुकूल बनाना चाहते थे। कैसा बनाना चाहते थे कि वो पश्चिमी समाज है तो पश्चिमी समाज के जैसा का जैसा भारतीय समाज को बनाना चाहते थे। फलतः यहाँ एक और जहाँ उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति और समाज की निंदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा ईसाई मिशनरियों को कि आप जाओ और भारतीय समाज की बुराइयों को पता लगाओ और उसका निंदा करो। दूसरी ओर उन्होंने भारतीय समाज सुधारकों को भी अपना योगदान दिया और कहा कि तुम भी आगे बढ़ो और अपनी अपनी कमियों को दूर करो। भारत में समाज सुधार के प्रारंभिक संगठनों में सामाजिक सभा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इत्यादि प्रमुख थे। ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, के.टी. तेलंग, बी.एम. मालाबारी, डी.के. कर्वे, श्री नारायण गुरु, ई.एम. रामास्वामी नायकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इत्यादि ये बहुत सारे आदमी थे जिन्होंने क्या किया, भारत में समाज सुधार के कार्य किए, जिन्होंने प्रारंभिक समाज सुधारकों का कार्य किया। समाज सुधार के बाद के वर्षों में इसे और सुयोग्य नेतृत्व मिला। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े हम, तो क्या हुआ, नए नए लोगों ने इनको नेतृत्व प्रदान किया। मोटे तौर पे देखें तो समाज सुधार अभियान के मुख्यतः 2 उद्देश्य थे। पहला तो समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार लाना और दूसरा समाज में अस्पृश्यता है इसको दूर करने की कोशिश करना। तो 2 उद्देश्य थे हमारे, स्त्रियों की दशा में सुधार लाना। तो सबसे पहले बात करेंगे स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के क्या प्रयास हुए। तो सबसे पहले बात करें, समाज सुधारकों ने सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया। समाज में स्त्रियों की जो दशा थी अत्यंत शोचनीय थी, अर्थात उनको सोचना ही पड़ा कि इतनी दयनीय थी। उन्हें पुरुष से नीचा समझा जाता था। समाज में स्त्रियों को की अपनी कोई पहचान नहीं हुआ करती थी तथा उनकी ऊर्जा, योग्यता, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराइयों के
बलि चढ़ जाया करती थी, जो उनकी योग्यता थी, उनकी ऊर्जा थी। ये सब हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही समाज में महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से किस पे, पुरुषों पर निर्भर रहा करती थी। कि आर्थिक और सामाजिक दोनों कामों में वो पुरुषों के पीछे रहा करती थी। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की मनाही हुआ करती थी। क्या थी? उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की मनाही थी। हिंदू स्त्रियों को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। विवाह में उनकी सहमति नहीं ली जाती थी। मुस्लिम स्त्रियों को हालांकि संपत्ति का तो अधिकार था, परंतु उन्हें पुरुषों की तुलना में आधी ही संपत्ति दी जाती थी। लेकिन तलाक में पुरुष और महिलाओं में ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। बहुपत्नी प्रथा हिंदू और मुसलमान दोनों में ही चला करती थी कि एक ही पुरुष के बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। पत्नी और मातृत्व दो ही ऐसे अधिकार क्षेत्र थे जहां महिलाओं को समाज में थोड़ी बहुत मान्यता मिली हुई थी। सामान्यतः महिलाओं को उपभोग की वस्तु मानी जाती थी और ऐसी अवधारणा थी कि उनका जन्म पुरुषों की सेवा करने के लिए हुआ है। समाज में उनका कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं है और उनकी सभी गतिविधियां और क्रियाकलापों का निर्धारण कौन करता है? पुरुष के द्वारा ही किया जाएगा। यदि भी समाज के कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जिसमें महिलाओं ने उल्लेखनीय काम किया, लेकिन फिर भी ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत कम हुआ करती थी जो ऐसा कार्य करती थी। उन्हें इतनी कम थी कि उन्हें उंगलियों पर ही गिन सकते थे। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जब कभी भी महिलाओं की उपेक्षा की गई, तब तब सभ्यता गिरी है, अवनति की ओर उन्मुख हुई है। बात करें समाज सुधार की, तो समाज सुधार अभियान स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऐसे उदाहरण है जहां महिलाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारतीय संविधान में भी महिलाओं की दशा सुधारने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। सभी समाज सुधारकों ने महिलाओं की दशा सुधारने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया है और अपील की कि महिलाओं को समाज में उनका दर्जा मिलना चाहिए। समाज सुधारकों ने घोषित किया कि ऐसा कोई भी समाज सभ्य और विकसित नहीं हो सकता जहां महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता हो और उनकी स्थिति को दोयम दर्जे की मानते हो, तो वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। बात करें समाज सुधारकों ने स्त्रियों के विरुद्ध आरोपित की गई विभिन्न कुरीतियां, जैसे बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सब की तीखी आलोचना की और इन्हें दूर करने के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए। इन्होंने सरकार से भी अपील की कि वह समाज में महिलाओं की दशा सुधारने की पहल करे। किससे अपील की? उन्होंने सरकार से भी अपील की कि वो भी इसके लिए कदम उठाए और स्त्रियों से संबंधित विभिन्न जो कुप्रथाएं हैं उनको दूर करने के लिए कदम उठाए भी गए। उन्होंने मांग की कि महिलाओं की मध्यकालीन और सामंतकालीन जो छवि है उसको दूर किया जाना चाहिए कि वो पुरुषों के पीछे ही रहेगी। अब बात करें महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन से कदम उठाए गए। लगातार परीक्षाओं से केवल इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कौन से कदम उठाए गए। समाज सुधारकों के इन्हीं प्रयासों का प्रतिफल था कि सरकार में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए गए, बहुत सारे कानून बने। पहला आता हमारा सती प्रथा। पहला क्या आता? सती प्रथा। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को स्त्रियों के साथ किया गया घोर अन्याय बताया। क्या बताया? सती प्रथा को स्त्रियों के साथ किया गया घोर अन्याय बताया और इसे समस्त हिंदू समाज के लिए शर्मनाक बताया। कि समस्त हिंदू समाज के लिए ये क्या शर्मनाक है कि क्या कहते हैं, सती प्रथा को। इन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि सरकार ने सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया। क्या? सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करती है सरकार और ऐसा करने वालों को दंड देने का नियम बनाया कि यदि कोई सती प्रथा करता है तो उसको दंड मिलेगा। सरकार ने स्त्री को बलपूर्वक जलाए जाने की को हत्या के बराबर अपराध घोषित कर दिया। सरकार ने क्या किया? स्त्री को यदि कोई बलपूर्वक जलाने की कोशिश करता है तो वह एक तरह की हत्या मानी जाएगी तथा इस प्रथा को प्रोत्साहित करने वालों पर फौजदारी मुकदमा चलेगा। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पास किया गया और उसका 17वां नियम, ठीक है, उसके अनुसार विधवाओं का जीवित जलाना बंद कर दिया गया। सबसे पहले ये नियम बंगाल में लागू किया गया, फिर 1830 में आते आते मद्रास और बम्बई सब जगह लागू हो गया ये वाला नियम। कौन सा? सती प्रथा का। अब आता शिशुवध की बात करें। ये क्रूर प्रथा बंगालियों और राजपूतों में ज़्यादा फैली हुई थी। कौन सी? शिशु प्रथा की, शिशुवध की। इस प्रथा के अनुसार आर्थिक बोझ मानकर, क्या? आर्थिक बोझ मानकर और अन्य कारणों से क्या बालिकाओं को बचपन में ही हत्या कर दी जाती थी। जो प्रबुद्ध भारतीय थे, समझदार भारतीय थे और अंग्रेज दोनों ने ही इस प्रथा की तीव्र आलोचना की कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरी में क्या कानून बनाकर शिशु हत्या को साधारण हत्या के समान मान लिया गया, अर्थात बच्चों की हत्या कर दी जाती है तो ऐसा माना जाएगा जैसे किसी बड़े की हत्या कर दी। भारतीय रियासतों के रेजिडेंटों में भी ये
से भी कहा गया कि वो ऐसे मामलों को सदोष मानव हत्या के अपराध के बराबर माने। किसको? शिशु हत्या को। 1795 में बंगाल में 21वें अधिनियम और 1804 में तीसरे अधिनियम के अनुसार कानूनी तौर पर शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर घोषित किया गया और 1870 में इस प्रथा को रोकने के लिए बहुत सारे और भी कानून बनाए गए। किसको? शिशु हत्या। अब आता विधवा पुनर्विवाह। क्या? विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो ये ब्रह्म समाज के कार्य क्षेत्रों में से एक अत्यंत प्रमुख मुद्दा रहा था। कौन सा? विधवा पुनर्विवाह का। ब्रह्म समाज के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाने के लिए सराहनीय काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। किसने? ब्रह्म समाज ने। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम किया किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जो कब से कब तक रहे? 1820 से 1851 तक रहे थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो ये संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के आचार्य हुआ करते थे। इन्होंने संस्कृत और वैदिक उल्लेखों में से यह सिद्ध किया कि वेद विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देते हैं, कि वेदों में लिखा हुआ है कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। उन्होंने लगभग 1,000 हस्ताक्षर, 1,000 का मतलब समझते हो? कि मतलब 1,00,000 लोगों के हस्ताक्षर से युक्त एक प्रार्थना पत्र जो किसको? सरकार को भेजा और अंततः उनके प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना, जिसके अनुसार विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और ऐसे विवाह से जो बच्चे होंगे वो भी वैध रहेंगे। विधवा विवाह को वैध माना गया और इससे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी वैध रहेंगे। महाराष्ट्र में जगन्नाथ शंकर सेठ और भाऊ दाजी ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। किसने? विष्णु शास्त्री पंडित ने 1825 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। 1850 में 1852 में गुजरात में सत्य प्रकाश की स्थापना करके करसोनदास मूलजी ने, किसकी? सत्य प्रकाश की स्थापना की। करसोनदास मूलजी ने भी विधवा विवाह की दिशा में बहुत बढ़िया काम किया। तो ये आप संगठन का नाम आप याद रखेंगे विधवा विवाह का। कौन सा? सत्य प्रकाश की स्थापना की। किसने? करसोनदास मूलजी ने। इसी प्रकार के प्रयास बम्बई के फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे डी.के. कर्वे और मद्रास में वीरेशलिंगम पुत्तुलु ने भी किए थे। अब आपको ये बता दें कि ये वाली चीज जो ये वीरेशलिंगम पुत्तुलु थे, ये 2021 में ये वाला क्वेश्चन हमारे RS प्री के अंदर पूछा गया था। तो विधवा विवाह, ये सवाल ये था विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना से संबंधित था। इससे कौन से जुड़े हुए थे? तो हमारे वीरेशलिंगम पुत्तुलु थे, ये भी जुड़े हुए थे। तो ये सवाल पूछा गया था। कभी भी कोई सब सवाल कहीं से भी आ जाता है। और मद्रास के वीरेशलिंगम पुत्तुलु ने भी किया था। प्रोफेसर कर्वे ने विधुर होने पर, अर्थात जब वो उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो 1893 में स्वयं एक विधवा से विवाह किया। किसने? डी.के. कर्वे ने। और वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव भी थे। 1899 में उन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना की, जिसमें क्या था? विधवाओं को जीविकोपार्जन के साधन दिए जाते थे। किसकी स्थापना की? उन्होंने एक विधवा आश्रम की स्थापना की पूना में, जहाँ क्या किया जाता? विधवाओं को जीविकोपार्जन के साधन दिए जाते थे। 1906 में उन्होंने बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और भारत में पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में हुआ था। इसके साथ ही B.M. मालाबारी, नर्मदा, जस्टिस गोविंद महादेव रानाडे, के नटराजन ने भी क्या किया? विधवा पुनर्विवाह की दिशा में बहुत ही सराहनीय काम किया था। अगला हम आप देखते हैं किसमें? बाल विवाह पर नियंत्रण का बात करें हम, तो समाज सुधारकों ने बाल विवाह का भी तीव्र विरोध किया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की जो कन्याएं थी, इनका विवाह वर्जित कर दिया गया, कि जो 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियां हैं उसके विवाह को मना कर दिया गया। लेकिन यह कानून क्या बहुत ज़्यादा लागू नहीं हो पाया, पूरे देश में लागू नहीं हो पाया। और अंत में एक पारसी धर्म सुधारक B.M. मालाबारी के प्रयासों से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ। तो ये दोनों आप चीज़ें याद रखेंगे। कौन सी? 1872 में तो नेटिव मैरिज एक्ट और 1891 में हमारे सम्मति आयु अधिनियम। और किसके प्रयासों से? B.M. मालाबारी के प्रयासों से ये पास होता है। जिसमें सम्मति आयु अधिनियम की बात करें तो इसमें क्या है? जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ
और इस एक्ट के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम संशोधित बनाया, जिसके द्वारा बालक की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष और बालिका की आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर के 18 वर्ष कर दी गई। साथ ही इससे में बाल विवाह करने वालों के विरुद्ध एक दंड का प्रावधान भी किया गया। फिर आते हैं हमारे सुधार में स्त्री शिक्षा। कौन सी बात क्या आती है? स्त्री शिक्षा की बात करें तो 19वीं शताब्दी में समाज में भ्रांति व्याप्ति की हिंदू शास्त्र स्त्री शिक्षा की अनुमति नहीं देते। हिंदू शास्त्रों में लिखा है स्त्रियों को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, तथा शिक्षा ग्रहण करने पर देवताओं ने वैधव्य का दंड देते हैं कि यदि महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती है तो वो महिलाएं क्या होगी? विधवा हो जाएगी। देवता क्या करेंगे? उसे विधवा कर देंगे। इस दिशा में सबसे पहला प्रयास हमारे ईसाई मिशनरी ने किया और 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। किसकी? कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की 1819 में। और 1849 में कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष Z.E. बैथुन ने बैथुन स्कूल के रूप में की। तो आपको ये भी बता दें कि 2021 के अंदर ये इतना सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बैथुन स्कूल की स्थापना किसने की? Z.E.D. बैथुन ने 1849 में। और कहाँ की? कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के जो अध्यक्ष Z.D. बैथुन, इन्होंने बैथुन स्कूल की स्थापना की थी। तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो बैथुन की बात करें, बैथुन के द्वारा किए गए प्रयास स्त्री शिक्षा की दिशा में किया गया पहला सशक्त प्रयास था। मतलब पहली बार यदि किसी व्यक्ति ने भारत के अंदर महिला शिक्षा स्त्री शिक्षा की दिशा में कदम उठाया तो वो कौन थे? हमारे Z.E.D. बैथुन। लेकिन स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देन ज़्यादा बड़ी है। वे बंगाल में कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से जुड़े हुए थे तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों को सदैव याद किया जाएगा। बम्बई के एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट के भी जो विद्यार्थी थे उन्होंने भी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर आता है हमारा 1854 का चार्ल्स वुड का जो वुड डिस्पेच था, उसमें भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। 1914 में स्त्री चिकित्सा सेवा में जो स्त्रियां हैं इनको नर्सिंग और मिडवाइफरी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का सराहनीय काम किया गया। कब? 1914 में। 1916 में जब प्रोफेसर D.K. कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने की? प्रोफेसर D.K. कर्वे ने क्या किया? भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो यह स्त्री शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ और इसी वर्ष दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ पे? दिल्ली में। 1880 में डफरिन हॉस्पिटल की स्थापना के बाद महिलाओं को स्वास्थ्य और चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाने लग गई। फिर स्वदेशी अभियान, बंगाल विभाजन विरोधी अभियान, होम रूलिंग आंदोलन ऐसे कार्यक्रम हुए जब प्रारंभिक तौर पर घरों की चार दीवारी में कैद रहने वाली महिलाओं ने इसमें उत्साहित होकर भाग लिया। किसमें? स्त्री शिक्षा। 1819 के पश्चात महिलाएं उग्र विरोधी आंदोलनों में या प्रदर्शनों में भाग लेने लगी और उन्होंने लाठीचार्ज गोलियों का भी सामना करना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन, किसान आंदोलन, अन्य अभियानों में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी की और उन्होंने न केवल स्थानीय निकाय बल्कि विधानसभा चुनाव में भी वोट देना शुरू कर दिया, बल्कि इन चुनाव में खड़े होकर विजय भी प्राप्त की। ऐसा नहीं केवल चुनाव में विजय भी हुई कई जगह। 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। किसे? सरोजिनी नायडू को 1925 में। बाद में 1947-49 तक संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी रही थी। कौन? सरोजिनी नायडू। तो वो संयुक्त प्रांत या यूपी जिसे कहते हैं हम, वहाँ की राज्यपाल भी रहती है। 1920 के पश्चात जागृति और आत्मविश्वास से स्फूर्त महिलाओं ने महिला अभियान भी प्रारंभ किए। महिलाओं के द्वारा अनेक संस्थाओं और संगठनों की स्थापना की गई। इसी क्रम में 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन भी किया गया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसके आगे अगले पार्ट में देखेंगे। तो ये हमारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की कड़ी है जो हमारे 3 से 4 पार्ट्स के अंदर पूरी होगी। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।